जिस समय सुपर हीरो मूवीज का मतलब दुनिया को बचाना और अच्छाई और सच्चाई की हिफाजत करना होता था, उस समय जैक स्नाइडर की वॉचमैन मूवी ने हमें हायर गुड और मोरालिटी के कॉन्सेप्ट को कंटेम्पलेट करने पर मजबूर किया। 2009 की वॉचमैन मूवी इसी नाम की कॉमिक बुक की एक बहुत ही फेथफुल अडॉप्टेशन थी, जिसे वैसे तो मिला जुला क्रिटिकल और फाइनेंशियल रिस्पॉन्स मिला, लेकिन जैक स्नाइडर की विजुअल स्टाइल और इसके सक्सेसफुल कॉमिक बुक के एकदम करीब होने के कारण ये मूवी एक बहुत ही अंडररेटेड कल्ट क्लासिक डीसी सुपर हीरो मूवी है, जिसके हमारे सब्सक्राइबर्स तो बहुत बड़े फैन हैं, जिन्होंने कई बार कमेंट्स में इस टॉपिक को सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द वॉचमैन मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि वॉचमैन मूवी 80s और 90s में क्यों नहीं बन पाई, कौन कौन से डीसी कॉमिक कैरेक्टर्स होने वाले थे वॉचमैन की आइकॉनिक टीम का हिस्सा, मूवी और कॉमिक्स के बीच में क्लाइमेक्स का कौन सा बहुत बड़ा चेंज किया गया है, क्यों एलन मूर अपनी क्रिएटेड वॉचमैन कॉमिक्स और मूवी से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहते, और जानेंगे इसके क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2009 की वॉचमैन मूवी बेस्ड है इसी नाम की कॉमिक मिनी सीरीज पर, जिसे 1986 से लेकर 1987 तक डीसी कॉमिक्स ने पब्लिश किया था, और इसे क्रिएट किया था राइटर एलन मूर, आर्टिस्ट डेव गिबन्स और कलरिस्ट जॉन हिगिंस ने। जहां पर ये कॉमिक बुक इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी कि डिस्पाइट बीइंग अ कॉमिक बुक, ये टाइम मैगजीन की लिस्ट ऑफ द 100 बेस्ट नॉवेल्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही थी, और इसने अल्टीमेटली कॉमिक बुक इंडस्ट्री पर एक बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट छोड़ा, और ये बात प्रूव किया कि कॉमिक बुक भी डार्क और आर्टिस्टिक हो सकती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वॉचमैन की एक कहानी डीसी कॉमिक्स के एक अल्टरनेट रियलिटी पर बेस्ड है, लेकिन अगर यहाँ पर सब कुछ राइटर एलन मूर की पुरानी इच्छा के हिसाब से होता, तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर डीसी के कुछ मेन कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते। क्योंकि अगर बात करें शुरुआत की, तो यहाँ पर एलन मूर ने MLJ कॉमिक्स के माइटी क्रूसेडर्स पर पहले इस कहानी को मॉडल किया था, लेकिन जब 1983 में डीसी कॉमिक्स ने चार्ल्टन कॉमिक्स को एक्वायर किया, तो यहाँ पर एलन मूर अपनी कहानी को इन्हीं के ऊपर मॉडल करना चाहते थे, जहाँ पर इसमें कैप्टन एटम, ब्लू बीटल और द क्वेश्चन को इस्तेमाल किया जाता। साथ ही साथ वॉचमैन कहानी में कॉमेडियन की डेथ के बजाय यहाँ पर पीस मेकर की डेथ का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन डीसी ये बात जानता था कि इस कहानी के आने के बाद इन कैरेक्टर्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और शायद इन कैरेक्टर्स को दोबारा यूज कर पाना मुश्किल हो जाए, जिसके कारण डीसी ने इस प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया। फाइनली यहाँ पर एलन मूर ने अपनी बनाए हुए सुपर हीरोज का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर एलन मूर ने अपने बनाए हुए आइकॉनिक सुपर हीरोज का इंस्पिरेशन लिया था रॉबर्ट कर्ट्जमैन की द मैड मैगजीन से, स्पेशली इसके कैरेक्टर सुपर डुपर मैन से, जो बेसिकली एक सैटारिकल पैरोडी था सुपरमैन का। बस यहाँ पर एलन मूर ने अपने इन कैरेक्टर्स में से कॉमेडी निकालकर रियल वर्ल्ड की डार्कनेस इन्फ्यूज कर दी। वॉचमैन मूवी के बनने की शुरुआत तभी से हो गई थी जब से इसकी कॉमिक बुक पब्लिश हुई है, लेकिन फिर भी 1986 से लेकर 2009 तक आखिर ऐसा क्या हुआ जो इसकी मूवी को बनने में इतना ज्यादा समय लगा। वेल, इसकी भी अपनी एक कहानी है, जहां पर 1986 में पहली बार 20th सेंचुरी फॉक्स ने इस मूवी को बनाने की जिम्मेदारी उठाई थी, और जब इसके राइटर एलन मूर ने इसके स्क्रीन प्ले को लिखने से मना कर दिया था, तब यहाँ पर फॉक्स ने सैम हैम को ये जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन फिर भी 1991 तक फॉक्स से ये मूवी नहीं बन पाई, और वार्नर ब्रोस ने इसके राइट्स को एक्वायर कर लिया, जहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी टेरी गिलियम को सौंपी गई। लेकिन टेरी गिलियम के लिए ये मूवी बहुत ज्यादा मुश्किल थी, और इवेंचुअली वार्नर ब्रोस ने इस मूवी को कैंसिल कर दिया। आगे 2001 में जब इसके राइट्स को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने संभाला, तो उन्होंने डेविड हाइटर को इस मूवी को राइट और डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन यहाँ पर कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते डेविड हाइटर ने इस मूवी को छोड़ दिया। आगे जाकर 2004 में पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस मूवी को बनाने के लिए माइकल बे को चुना था। यहाँ तक कि इस मूवी के लिए पैरामाउंट ने $7 मिलियन ऑलरेडी खर्च भी कर दिए थे, लेकिन इवेंचुअली 2005 में इसके राइट्स फिर से वार्नर ब्रोस के पास चले गए, और तो और इस मूवी पर डायरेक्टर्स टिम बर्टन और पॉल ग्रीनग्रास भी काम करना चाहते थे। फाइनली वार्नर ब्रोस जैक स्नाइडर की 300 मूवी से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था, और इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें ही अप्रोच किया गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉक्स का इस मूवी से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी 20th सेंचुरी फॉक्स ने इस मूवी को बनाने और रिलीज करने के लिए केस ठोका था, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली 20th सेंचुरी फॉक्स के प्रोड्यूसर लॉरेंस गॉर्डन ने इस मूवी के राइट्स को आगे बेचने के दौरान 20th सेंचुरी फॉक्स को ऑफिशियली पे नहीं किया था, जिसके कारण लीगली
फॉक्स इस मूवी को बनाने का ऑफिशियल राइट होल्डर था। इवेंचुअली यहाँ पर वार्नर ब्रोस ने फॉक्स के साथ एक डील सेट की, जहाँ पर इस मूवी और इसके स्पिन ऑफ की टोटल कमाई का कुछ % फॉक्स को भी दिया गया। अब जैसा कि मैंने आपको इस मूवी के राइट्स की लंबी कहानी को समझाया, हो सकता है कि अगर इस मूवी का कोई पिछला वर्जन बनता तो शायद इस मूवी के आइकॉनिक कैरेक्टर्स को कोई और ही प्ले करते हुए दिखता। एग्जाम्पल के रूप में डायरेक्टर डेविड हैटर जेफरी डीन मॉर्गन के कैरेक्टर द कॉमेडियन के लिए रॉन पर्लमैन को कास्ट करना चाहते थे, जो हेलबॉय मूवीज के अंदर हेलबॉय के पोर्ट्रेयल के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। वहीं पर जैकी अर्ल हाइड के कैरेक्टर रॉशैक का रोल पहले डैनियल क्रेग को ऑफर किया जा रहा था। फाइनली वहीं पर बात करें डॉक्टर मैनहट्टन की, तो जब 1990 में वार्नर ब्रोस के लिए टेरी गिलियम ने इस मूवी की कमान संभाली थी, तो बेसिकली आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को इस रोल के लिए कास्ट करना चाहते थे। आगे जाकर प्रोडक्शन में झूलने के दौरान क्रिएटर्स ने एक बार कियानू रीव्स को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया था, लेकिन फाइनली इसका रोल बिली क्रडप ने प्ले किया। अब वैसे तो इस मूवी के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी कॉमिक बुक के आर्ट और एस्थेटिक को मूवी के अंदर कन्विंसिंग दिखाने के लिए ग्रीन स्क्रीन और साउंड स्टेजेस का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण इस मूवी के अंदर 1100 विजुअल इफेक्ट शॉट्स का इस्तेमाल किया गया है। जहां पर कई सारे कैरेक्टर्स को नॉर्मली दिखाना तो पॉसिबल था, लेकिन वहीं पर डॉक्टर मैनहट्टन के लिए बिली क्रडप को मोशन कैप्चर शूट्स का इस्तेमाल करना पड़ा था, जिन्हें ब्लू एमिटिंग लाइट के साथ कवर किया जाता था। साथ ही साथ डॉक्टर मैनहट्टन की फिजिकलिटी को अमेरिकन मॉडल जॉर्ज ग्रेगरी प्रिट के फिजिकलिटी पर मॉडल किया गया है। जैक स्नाइडर की ही 300 मूवी में जेरार्ड बटलर ने शानदार स्पार्टा किंग लियोनार्डस का रोल निभाया था, और इस मूवी की सक्सेस के बाद जैक स्नाइडर ने जेरार्ड बटलर से वादा किया था कि वो अपनी आने वाले प्रोजेक्ट में उन्हें एक रोल देंगे। लेकिन वॉचमैन मूवी की कास्टिंग के दौरान जेरार्ड बटलर के लिए कोई भी सूटेबल रोल नहीं बचा था, जिसके कारण जैक स्नाइडर ने टेल्स ऑफ ब्लैक फ्राइटर के एनिमेटेड सीक्वेंसेस के लिए जेरार्ड बटलर को लोन सेलर का रोल ऑफर किया। अब जैसा कि वॉचमैन मूवी को एक अल्टरनेट रियलिटी पर बेस किया गया है, बहुत सारे इवेंट्स और नॉड्स हैं जिन्हें रियलिटी से अलग तरीके से दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इस यूनिवर्स के गॉथम में बैटमैन को बैटमैन बनने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रूस वेन के पेरेंट्स को बचा लिया जाता है। दूसरी ओर इस यूनिवर्स के अंदर प्रेसिडेंट निक्सन का वाटरगेट स्कैंडल पकड़ा नहीं जाता है, जिसके कारण रियल वर्ल्ड में 1974 में रिजाइन देने के बजाय वो 1965 से लेकर 1989 तक यूएस के प्रेसिडेंट थे। आगे जाकर वियतनाम में डॉक्टर मैनहट्टन के इंटरवीनिंग के कारण यूएस वियतनाम वॉर जीत जाता है और वियतनाम यूएस का एक स्टेट बन जाता है, जिसके कारण रियल वर्ल्ड से अलग मूवी के अंदर यूएस के 50 स्टेट के बजाय 51 स्टेट्स थे। इसी कारण यूएस के फ्लैग में एक एक्स्ट्रा स्टार था। अब बात जब अल्टरनेट रियलिटीज की हो ही रही है, तो एक अल्टरनेट एंडिंग की भी बात कर लेते हैं, जिसे कॉमिक बुक से बदला गया है, जिसमें आपको क्लाइमेक्स में ये तो याद ही होगा कि ओzymandias अपने प्लान से लोगों को एक साथ तो ला ही देता है, लेकिन कॉमिक बुक में ये बॉम्ब के बजाय एक जायंट एलियन लाइक स्क्विड था। लेकिन यहाँ पर जैक स्नाइडर ने मूवी को रियलिटी के करीब रखने के लिए यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। इस मूवी की हाइप को क्रिएट करने के लिए वार्नर ब्रोस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, जहां पर उन्होंने इसका यूएस एक्सक्लूसिव वॉचमैन द एंड ऑफ नाइट गेम भी रिलीज किया था, जो बेसिकली एक एपिसोडिक फॉर्मेट गेम था। साथ ही साथ इसका एक मोशन कॉमिक भी रिलीज किया गया था, जो इसके 12 चैप्टर पर बेस्ड था। इसके अलावा ट्रेलर के रिलीज होने के बाद मूवी की हाइप को देखते हुए वॉचमैन कॉमिक बुक की 9 लाख कॉपीज बिकी थी। इस मूवी के सिंबल यानी आइकॉनिक स्माइली फेस का भी अपना बहुत बड़ा मतलब है। इसे बनाने के पीछे एक इतना बड़ा इंटेंशन नहीं था, और ये बेसिकली कॉमेडियन के कॉस्ट्यूम का बस एक हिस्सा था, जो बेसिकली उसके सुपर हीरो नाम का एक छोटा सा सिंबल था। लेकिन यहाँ पर आर्टिस्ट डेव गिबन्स ने इस स्माइली फेस बटन को कॉमेडियन की डेथ से जोड़ने का फैसला किया, और इस पर लगा हुआ ब्लड बेसिकली एक आयरॉनिक रेफरेंस था सुपर हीरोज के मोटिव्स और इंटेंशन का। दुनिया में शायद ही कुछ ऐसे आर्टिस्ट होंगे जो अपने आर्ट को दुनिया के सामने बड़े पर्दे पर नहीं लाना चाहते होंगे। राइटर एलन मूर उन्हीं में से एक हैं, जो बेसिकली ये मानते हैं कि उनकी लिखी हुई कॉमिक बुक स्टोरीज सिर्फ और सिर्फ कॉमिक बुक्स के लिए हैं, और वो बेसिकली अपनी कहानियों की मूवी या टीवी शो के अडॉप्टेशन से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। स्पेशली वॉचमैन के केस में वो कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल थे, क्योंकि इसकी शुरुआत तब हुई जब उन्होंने वॉचमैन को डीसी कॉमिक्स के अंदर पब्लिश किया था, जहां पर उन्होंने डीसी से एक कंडीशन रखी थी कि 1 साल के पब्लिश होने के बाद वो वॉचमैन के कैरेक्टर्स के राइट उन्हें वापस करेंगे। लेकिन डीसी ने इसकी पॉपुलैरिटी और क्रिटिकल अक्लेम को देखते हुए ऐसा नहीं किया, जिसके कारण एलन मूर ने
इस कॉमिक बुक सीरीज और डीसी से अपना पीछा छुड़ा लिया और उनका इस कहानी के सीक्वल, प्रीक्वल और किसी भी तरह के अडॉप्टेशन से कोई भी मतलब नहीं था। यहाँ तक कि इस मूवी के डेवलपमेंट के दौरान उन्हें इस मूवी के कंसल्टेंट के रूप में हायर भी किया जाना था, लेकिन उन्होंने साफ साफ इस बात के लिए मना कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने किसी भी प्रकार की रॉयल्टी भी लेने से मना कर दिया और अपने हिस्से को भी उन्होंने डेव गिबन्स को सौंपा, जिसके कारण मूवी में इस कॉमिक बुक के कंसल्टेंट डेव गिबन्स बने। वॉचमैन की कहानी को आगे बढ़ाया गया, लेकिन इस बार मूवीज के बजाय वार्नर ब्रोस ने टीवी सीरीज का अप्रोच अपनाया और 2019 में रिलीज की गई वॉचमैन टीवी सीरीज, जहां पर बेसिकली मूवी की कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय इसे कॉमिक बुक का डायरेक्ट सीक्वल बनाया गया, जो उस कहानी के 34 साल बाद की आगे कहानी थी और इसे बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू मिले। और हर बार की तरह यहाँ पर भी एलन मूर का इस टीवी सीरीज से कोई भी लेना देना नहीं था। और अगर यहाँ पर बात करें इसके सीजन 2 की, तो HBO ने इसकी जिम्मेदारी इस शो के क्रिएटर डेमन लिंडलॉफ पर छोड़ा है, पर देखते हैं आखिर फ्यूचर में होता क्या है। अब चलिए बात करते हैं वॉचमैन मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। वॉचमैन मूवी को 130 से लेकर 138 मिलियन डॉलर्स की बजट पर बनाया गया था, लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीजों का असर बहुत ही बाद में देखने को मिलता है। 2009 कल्ट क्लासिक मूवीज के लिए एक बहुत ही अच्छा साल था, जिसके कारण इस मूवी को ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन, स्टार ट्रेक, अवतार और डार्क नाइट से बहुत ही कड़ी टक्कर मिली और ये मूवी टोटल 185 मिलियन डॉलर्स ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमा पाई। लेकिन वहीं पर DVD सेल्स में इसने इसी साल टोटल 46 मिलियन डॉलर्स कमाए और अल्टीमेट कट के 4K और ब्लूरे रिलीज के बाद 2020 तक 152 मिलियन डॉलर्स कमाए। फाइनली अगर बात करें यहाँ पर अवार्ड्स की, तो यहाँ पर इसे सैटर्न अवार्ड का बेस्ट फैंटेसी फिल्म, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट स्पेशल एडिशन DVD रिलीज और स्क्रीम अवार्ड्स का बेस्ट कॉमिक बुक मूवी का अवार्ड मिला। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द वॉचमैन मूवी फैक्ट्स। मुझे ये मूवी पर्सनली इसके एस्थेटिक और विजुअल स्टाइल के लिए ज्यादा पसंद है और मेरे हिसाब से इस मूवी के अंडररेटेड होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये मूवी उस समय रिलीज हुई थी जब सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट मूवीज में बहुत बड़ा नहीं था। ऐसे में सुपर हीरो आइडियोलॉजी और मोरालिटी पर सवाल उठाने वाली इस पर्टिकुलर फिलॉसफी से ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई। प्लस उसी साल कई बड़ी मूवीज भी रिलीज हुई थीं। यही कारण है कि आज के सुपर हीरो हॉलीवुड मूवीज के जमाने में ये मूवी काफी रेलेवेंट लगती है। बाय द वे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। साथ ही साथ आप कौन कौन से फैक्ट जानते हैं इस मूवी से जुड़े हुए। हमारी आने वाली ऐसे औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना उसके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।